हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, एज यू नो। अब देखिए, जो हमारा पिछला टॉपिक था, उस पिछले टॉपिक में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, है ना। तो हमने ये देखा था कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, किस फोर्स से रिपेल करते हैं, फोर्स भी तो जानना चाहिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कूलम्ब फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए, जो कूलम्ब फोर्स होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो दो या दो से ज़्यादा चार्जेस के बीच में लगती है। ठीक है, अच्छा देखो, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या बताया हुआ न्यूटन ने? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो वो हमने क्या पढ़ा हुआ है? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वेयर। यही तो पढ़ा हुआ हमने। अब देखो, जितने भी लॉ हमारे फिजिक्स में, भाई उनको भी किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू ही बनाया जाता होगा। ऐसा तो नहीं कि भाई मुंह उठाया और हमने लॉ तैयार कर दिया, है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है। ये 2 पॉइंट चार्जेस है, दिस इज Q1, दिस इज Q2। ये 2 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास और इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस r मान लेते हैं। कितना डिस्टेंस मान लेते हैं? स्मॉल r। अब देखो, पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास क्या होता है? देखो पॉइंट मास, देखिए पहले हम पॉइंट मास के बारे में जान लेते हैं। तो पॉइंट मास क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास, जैसे आप और मैं हूँ, ठीक है, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होगा। अगर हमारे दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमारे साइड से ज़्यादा है तो हम उन दोनों को क्या बोल लेंगे? एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे ही क्या होता है, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं। अगर यहाँ पे और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, अगर Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, इनके साइड से ज़्यादा हो जाए, तो ये वाला भी पॉइंट चार्ज और ये वाला भी पॉइंट चार्ज, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर ये दोनों चार्ज सिमिलर पोलैरिटी के हुए, अगर ये दोनों चार्जेस सिमिलर पोलैरिटी के हुए, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि दोनों की पोलैरिटी सिमिलर है, तो हम बोलेंगे देखो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल तो इधर भी कर सकता है, रिपेल इधर भी कर सकता है और रिपेल इधर भी कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई रिपल्शन सिर्फ इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। अच्छा जी, अब ये बड़ा ही पॉइंट जानने वाला हमारे लिए कि रिपल्शन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। देखिए, हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो होती सेंट्रल फोर्सेस। कौन सी होती है? सेंट्रल फोर्सेस। इसीलिए इसी तरह हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसी तरह जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी तरह हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रल फोर्स होती है। फॉर एग्जांपल, अर्थ जब हमारे ऊपर फोर्स लगाती है या फिर हम अर्थ की तरफ जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही ये चार्ज जब इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा या फिर ये चार्ज या इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो सेंटर से फोर्स लगेगी। यानी जो भी फोर्स लगेगी वो किधर से किधर लगेगी? लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। किधर से किधर लगेगी? लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। और वो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास? वो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है? दिस इज पॉइंट ए, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इसमें क्या लिखते हैं? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, the magnitude of force of interaction between two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely to the square of distance between them। ठीक है ना। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन line joining between the two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely to the square of the distance between them। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है that is directly proportional to the product of the charges and
इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में फोर्स जो है इस तरह से लग रही है, ठीक है। अच्छा जी, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, आएगी या नहीं आएगी? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाया और k लगाया Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। अब बेटे इस k को हम जो है वो बोलते हैं कूलम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? कूलम्स कांस्टेंट। या फिर आप ये भी बोल सकते हो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। यस, बिल्कुल बोला जाता है। हमारे पास इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। यानी एक बात तो यहाँ पे कंफर्म है कि अगर दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो उस जो हमारे अकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंग नहीं लग रही है जिस अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये चार्ज 4 कूलम है, ये चार्ज 5 कूलम है, तो अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है इन दोनों के बीच में तो फोर्स लगनी चाहिए 20 न्यूटन, है ना। लेकिन हमने क्या देखा है कि मीडियम टू मीडियम ये फोर्स चेंज होती रहती है। अगर मीडियम टू मीडियम ये फोर्स चेंज होती रहती है तो इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट है जो इस फोर्स को चेंज करता है। कितने अमाउंट से वो हमें पता है, ठीक है, 9 × 10⁻⁹ से। अच्छा, अब इस k के पास एक यूनिट भी होनी चाहिए, तो k की यूनिट निकालते हैं Fr²/Q1 Q2। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास k की वैल्यू आनी चाहिए Fr²/Q1 Q2, ठीक है। फोर्स की यूनिट न्यूटन बोलेंगे हम, डिस्टेंस मीटर स्क्वेयर, चार्ज कूलम इनटू कूलम, कूलम स्क्वेयर, कूलम इनटू कूलम, तो कितना हो गया? कूलम स्क्वेयर हो गया। बहुत बढ़िया है भाई हमारे लिए। इसकी यूनिट भी निकाल दी हमने। इसकी यूनिट क्या आई हमारे पास? न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्क्रीन पॉज करिए, उतारिए, ठीक है। अच्छा, यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए इस k की हमारे पास एक वैल्यू होती है और वो उसको हम बोलते हैं 1/4πε0। अच्छा सर, ये ε0 क्या है? ये ε0 होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं? देखो ये वर्ड होता है एप्सिलॉन, ग्रीक वर्ड होता है एप्सिलॉन, और इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। देखो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है भाई, हम इसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास ये भी आना चाहिए कि परमिटिविटी, देखिए हम इसके 6 वर्ड को उठाते हैं, 6 जो फर्स्ट 6 लेटर है इनको उठाते हैं, PERMIT, परमिट। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको इस तरह से समझना चाहिए कि दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है ना। दो चार्जेस है हमारे पास, किसी भी मीडियम में है, उनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी ये उस मीडियम की परमिटिविटी डिसाइड करेगी। सो दैट विल अलाउ द फोर्स बिटवीन 2 or more than 2 चार्जेस, सो दैट मीडियम हैज सम परमिटिविटी। और इस एप्सिलॉन नॉट की, यानी एप्सिलॉन नॉट हमने नोट लगाया फ्री स्पेस के लिए, मतलब कोई स्पेस नहीं है, ये होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। हम यहां पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है दैट इज 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। अगर इस k की वैल्यू को हम यहां पे शिफ्ट कर दें, इस इक्वेशन में शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास फोर्स कितनी आएगी? फोर्स विल बिकम 1/4πε0 Q1 Q2 /r², ये आएगी, है ना। यानी यहां से देख के ये पता चल रहा है कि इस एप्सिलॉन नोट यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के पास कुछ ना कुछ डायमेंशंस और कुछ ना कुछ यूनिट तो होनी चाहिए। सो वी हैव टू कैलकुलेट, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1/4πf Q1 Q2 /r²,
एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4πf Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। अच्छा यहाँ पे देखिए चार्ज की यूनिट आप क्या बोलोगे, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वेयर। 1/4π आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सो 1/4π छोड़ दीजिए, फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वेयर। सो इसकी यूनिट हमारे पास क्या बने, कूलाम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर। सो एप्सिलॉन नॉट यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है, इसकी ऐसा यूनिट आएगी कूलाम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर। ठीक है, इसको लेकर के देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो चार्जेस हैं, या मेरे पास इस हाथ पे कुछ चार्ज है, इस हाथ पे कुछ चार्ज है, और दोनों डिफरेंट पोलैरिटी के हैं। मैं इसको इस मीडियम में ऐसे रखता हूँ, और इस पे अगर पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे और हमें एक साउंड सुनाई देती है। ठीक है, अच्छा अब मैं इन दोनों को अपने दोनों हाथों को अगर मैं पानी में लेके जाऊंगा तो ये दोनों अट्रैक्ट तो होंगे, लेकिन अब वो साउंड नहीं आएगी। आप बोलोगे सर फोर्स चेंज हो गई ना, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जैसे ही हमने मीडियम चेंज किया तो फोर्स चेंज हो गई, यानी उस मीडियम के पास खुद की कुछ ना कुछ परमिटिविटी होगी जो उस फोर्स को उतने से रिड्यूस या इंक्रीज कर सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये तो हमारे पास आई है फोर्स इन फ्री स्पेस। अगर यही फोर्स हमें मीडियम में निकालनी पड़े तो वो भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम इसका डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 1/4πf Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, यही तो आया आपके पास, 1/4πf Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। अब देखो 1/f, f 1/4π तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यूनिटलेस है, इनको भूल जाइए। तो Q1 Q2 AT चार्ज का होता है AT, दूसरे वाले चार्ज का भी क्या होगा AT अपॉन 4f mLT-2 और आर स्क्वेयर यानी L स्क्वेयर। तो कितना आएगा ये A स्क्वायर T स्क्वायर ओवर M1 L1 T-2 और L2, यही तो आएगा। सो एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू, एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू M ऊपर जाएगा M-1 L इंटू L स्क्वेयर, और ये ऊपर जाएगा L3 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ पे नीचे बेस सेम है, पावर ऐड, ऊपर जाएगा T स्क्वेयर है, ये ऊपर जाएगा, ये भी स्क्वेयर बन जाएगा T4, और ये कितना है A2। सो दिस इज रिक्वायर्ड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास देखिए फोर्स जो है, जो हमारे पास ये जो फोर्स है ये क्या है, फ्री स्पेस में F नॉट मान लें इसको, तो ये कितना आएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, है ना। और मीडियम में इसको FM मान ले, फोर्स इन मीडियम, मीडियम कोई भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो वहां पे ये परमिटिविटी भी चेंज हो जाएगी, एप्सिलॉन M कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अगर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान के 1 और 2 को डिवाइड करो, सो F नॉट बाय FM आपके पास कितना आएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर अपॉन 1/4π एप्सिलॉन M Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, यही तो आएगा। Q1 Q2 कैंसिल आउट, आर स्क्वेयर कैंसिल आउट, 4π कैंसिल आउट। सो व्हाट इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन M ओवर एप्सिलॉन नॉट। और मीडियम की परमिटिविटी से स्पेस की परमिटिविटी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और इसी को हम आगे चल करके एक कांस्टेंट पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, तो हमारे पास
अभी क्या आया है, फोर्स इन फ्री स्पेस, फोर्स इन मीडियम, डिवाइड किया रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या फिर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, जब कैपेसिटेंस वगैरह आएगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अच्छी तरह पढ़ा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? पॉज करिए स्क्रीन को और उतारिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, तो हमें यहाँ पे कूलम्ब फोर्स निकाल लिया ये। अच्छा, जो ये कूलम्ब फोर्स आई है, ये हमें भी पता है जो फोर्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या निकाला है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यानी हमारे पास अभी एक डायरेक्शन का आना बाकी है, यानी फोर्स इस चार्ज पे, जो हमारे पास ये दो चार्जेस थे, इस चार्ज पे इसके कारण जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, या फिर इस चार्ज पे इसके कारण जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो बिल्कुल जानेंगे हम। ठीक है भाई, अगर इसको जानना जरूरी है तो हमें पढ़ना पड़ेगा इसकी वेक्टर फॉर्म। सो कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, तो हमें इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़नी है। देखो, आप किसी तरह भी पढ़ सकते हो, जैसे ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो अगर दोनों सेम पोलैरिटी के हैं तो ये Q1 Q2 को इसी लाइन जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं दोनों, इसी के अलोंग रिपेल कर सकता है, यानी दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 ड्यू टू 1 इन दैट डायरेक्शन, हो सकता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसी लाइन ज्वाइनिंग में, और इस डायरेक्शन में अगर दोनों सेम पोलैरिटी के, डिफरेंट के होंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। सो दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 ड्यू टू चार्ज सेकेंड। अब इधर देखिए, अगर इस फोर्स की पोजीशन देखें तो वो किधर से किधर लाई कर रही है, इस लाइन पे Q1 से Q2 की तरफ, यानी इसके अलोंग अगर डायरेक्शन, अगर हम यूनिट वेक्टर पुट अप करेंगे इस डायरेक्शन में तो वो होगा R12, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसकी पोजीशन किधर से किधर होगी, फ्रॉम 2 to 1। ये होगी या नहीं होगी? होगी। अच्छा जी, तो अब बोलोगे द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। सो आप बोलोगे F21 इज इक्वल टू क्या आएगा, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर इंटू R21 यूनिट वेक्टर, सॉरी 1 2, यही तो आएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर इंटू, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, यस, वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 इज इक्वल टू R12 वेक्टर ओवर R12 का मॉडुलस, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। सो इट कैन बी रिटन एज R12 वेक्टर ओवर R12, यस, इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब नाउ फोर्स ऑन, इसको आगे भी आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, ये लो, R12 को कैसे लिखा जा सकता है, R2 माइनस R1 होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो F21 को फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर ओवर R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब देखिए फोर्स ऑन Q2, सॉरी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, इसको कैसे लिखना है फिर, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर इंटू R21 यूनिट वेक्टर,
क्योंकि इसकी जो अगर हम फोर्स की डायरेक्शन देखें दैट इज फ्रॉम 2 to 1, और इसकी अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें दैट इज फ्रॉम 1 to 2। आप मेंशन भी कर सकते हो इसको, आप इसको मेंशन भी कर सकते हो। क्लियर? और यूनिट वेक्टर ऐड करने से सभी को पता है, इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाने से अब ये फोर्स क्या बन चुका है, वेक्टर बन चुका है। देखो उससे पहले ये नहीं था, उस टाइम पे जो हमारे पास फोर्स थी दैट फोर्स इज के Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर, सो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। नाउ व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग वेक्टर फॉर्म। फॉर वेक्टर फॉर्म हमें भी पता है, वेक्टर फॉर्म के लिए हमारे पास इसकी हमने क्या किया, इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा दिया और हमें उस फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर। उसकी तरह सिमिलर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं R21 वेक्टर ओवर R21 मैग्नीट्यूड। इसी को आगे एक्सपेंड करेंगे, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर इंटू व्हाट इज दिस R1 माइनस R2 ओवर R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड। ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, यस बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा अब इधर ध्यान देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, मैं ऐसे बोल सकता हूं भाई R12 इज इक्वल टू R21, किसी तरह भी कर लो, R12 लेके कर लेना। R21 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 वेक्टर। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और R2 माइनस R1 वेक्टर खुद किसके बराबर है, यस R12 के बराबर है। सो वी कैन से दैट R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12 वेक्टर। तो हम यहाँ पे इस फोर्स को किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ऑफ के Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर ओवर R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड। हो सकता है ये। अब इस फोर्स को ध्यान से देखिए, ये कितना आया है, के Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर R2 माइनस R1 वेक्टर ओवर R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके देखिए एक बार ध्यान से। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, सेम आ रही है लेकिन माइनस साइन है। सो F12 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, F21 के बराबर है। ये किसके बराबर है, F21 के बराबर है। यानी इन दो चार्जेस पे जो भी फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, इक्वल लग रही है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल लग रही है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। यस, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन का तीसरा नियम। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, जब भी फोर्स लगती है वो दो ऑब्जेक्ट पे लगती है, एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं। तो देख लीजिए एक्शन और रिएक्शन क्या है, बराबर है, इक्वल फोर्सेस है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। इसको आप प्लेन में भी ले सकते हो, इस जैसे आपकी बुक्स वगैरह में दिया होगा, प्लेन में दिया हुआ होगा, आप प्लेन से भी कर सकते हो। उसमें बस कुछ नहीं है, देखिए कैसे करना उसको भी आप देख लीजिए। स्क्रीन पोज करके उतार लेना। वेक्टर फॉर्म को फिर से उसमें देख लीजिए, प्लेन में एक बार। थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम मान लेते हैं इस प्लेन में R1 पोजीशन पे कोई A पॉइंट पे चार्ज Q1 रखा हुआ है, और इसी प्लेन में R2 पोजीशन पे पॉइंट B पे कोई चार्ज Q2 रखा हुआ है। क्लियर है? अगर दोनों सेम पोलैरिटी के हैं तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। आप बोलोगे दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना। अगर आप इधर से इधर देख रहे हो तो इसकी पोजीशन क्या आएगी, R1 2,
और इससे इसकी पोजीशन क्या आएगी, R21। वही तो बात आ रही है, आ रही है नहीं आ रही। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है इधर से इधर, R12, ये कितना है R21, तो F12 कितना आएगा, KQ1 Q2 ओवर ये वाला डिस्प्लेसमेंट, यस R21 कितना आएगा, ये R21। और यूनिट वेक्टर कौन सा है, R21। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा है, R21। वही बात आ गई, KQ1 Q2 ओवर R21, ये स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, दिस इज स्क्वायर, ठीक है। R21 इनटू, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R21 वेक्टर ओवर R21 मैग्नीट्यूड। F12 को फिर से कैसे लिखा जा सकता है, वी कैन राइट KQ1 Q2 ओवर, क्यूब कर दे इसको, स्क्वायर है ये, इसको क्यूब कर दे, R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर। फिर से इसको ऐसे कैसे लिखा जा सकता है, KQ1 Q2 ओवर R21 क्यूब इंटू, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो R1 माइनस R2 क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। दिस इज F12 वेक्टर। सिमिलरली F21 वेक्टर क्या आएगा, KQ1 Q2 ओवर R2 माइनस R1 क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। यही तो आएगा, वही तो फॉलो कर रहे हैं हम, सेम स्टेप ही तो फॉलो कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट थोड़ी कर रहे हैं इसमें हम। क्लियर, अच्छा जी। अब इधर देखिए, अगर मैं यहाँ से F21, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो यह जाएगा KQ1 Q2 ओवर R2 माइनस R1 क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर, है ना, ये आएगा। नहीं, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। और ये किसके बराबर है भैया जी, ये किसके बराबर है, F12 के बराबर है। किसके बराबर है, F12 के बराबर है। सो F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। फिर से उसी कंडीशन पे आके खड़े हो गए, फिर से हम उसी कंडीशन पे आके खड़े हो गए, ठीक है। तो ये कूलम्ब लॉ था वेक्टर फॉर्म में, ये क्या है, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। जब भी हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।